ये बच्चों एक्सरसाइज जो 12.1 है ना, इसे करना। कोई भी डाउट होगा तुम लोग का, मैं डाउट क्लास भी लगा रहा हूँ। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा ना, उसके बाद तुम लोग का डाउट क्लास भी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये 12.1 से को क्वेश्चन करना। अगर कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास हो ही रही है हमारी, ऑल्टरनेट पूछ लेना। ठीक है, ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। एक पी पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है, बोला डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा x1, ये -3 क्या हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा z1, ये -4 क्या हो जाएगा x2, 1 क्या हो जाएगा y2, ये 2 क्या हो जाएगा z2। तो सिंपल है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला है ना हमारा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ गई। तो उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, आ जाएगा आंसर। अब इसमें कुछ तो बताना है नहीं इस फॉर्मूले में, जैसे 2D का निकालते हो वैसे ये z1 माइनस z2 आ जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा। सो डैट द पॉइंट आर कोलिनियर। ये देखो क्या बोल रहा है, शो डैट एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ कर सकते हो, कोलिनियर को प्रूफ करने के कई सारे मेथड हैं। जैसे एक हम लोग ये दिखा दें कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है। तो अब तुम पूछोगे कि अभी तो हमें 2D में पता था ट्रायंगल का एरिया, 3D में नहीं पता है। तो 3D में भी ट्रायंगल का एरिया होता है। 3D में भी अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, उसको ज्वाइन करोगे तो हवा में भी एक, स्पेस में भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसका भी एरिया होता है। उसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से आता है, जो कि अभी टाइम बिंग तुम्हें नहीं जानना है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई भी 2 पॉइंट्स, अगर मान लो 3 पॉइंट्स है 3 ये स्पेस में, और तीनों को हमें प्रूफ करना है कोलिनियर, तो उसके 2 ऑप्शन है। जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट है ऐसे करके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अगर हमने दिखा दिया ए सी प्लस बी सी, ए बी के इक्वल दिखा दिया, तो हो गया तीनों पॉइंट कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा तो ये हो ही नहीं सकता है। ये ए है, ये मान लो सी है, ये बी है, तो अब तुम ए सी प्लस बी सी को ए बी के इक्वल दिखा ही नहीं सकते, ये ए बी के इक्वल आएगा ही नहीं, ये तो ग्रेटर आ जाएगा ना ए बी से। ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा हमें, ये तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल में हमें पता है ना कि 2 साइड, ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड का जो लेंथ होता है उसका सम क्या होता है, तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। तो इस केस में ए सी प्लस बी सी क्या बन जाएगा, ये तो ग्रेटर हो जाएगा ए बी से। तो ये ए सी प्लस बी सी तभी पॉसिबल होगा, ए बी के इक्वल होगा, व्हेन दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी कंसेप्ट को यहाँ हम लोग यूज करेंगे। बट हमें पता नहीं है कि ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट स्पेस में कहाँ रखा हुआ है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, तुम 3 डिस्टेंस निकाल लो, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। देखो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लिया, क्यू आर डिस्टेंस निकाल लिया, पी आर डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें क्या मिल रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर √14 प्लस 2√14 किसके इक्वल मिल रहा है, 3√14 के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये पी और आर के बीच में। अब ऐसा हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये पी हो गया, ये आर हो गया, और इसके बीच में कहीं क्यू पॉइंट है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये आर हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया। ठीक है, पी क्यू, बस हमें क्या मिल रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। अब ये तुम्हें नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि एक्चुअल लोकेट करो कि पॉइंट पी किधर है, क्यू किधर, आर किधर है। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तक तुम जीवन भर पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री, कभी भी तुम्हें पॉइंट को लोकेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा कि स्पेस में जाओ पॉइंट को लोकेट करो, कभी नहीं बोला जाएगा। बस तुम्हें एज्यूम करना है कि ये पॉइंट स्पेस में है और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये हमने इसको एनालिटिकली या एल्जेब्रिकली प्रूफ किया है। ठीक है, अब क्या बोलेगा, आर द पॉइंट दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है? तो इसको भी बहुत इजी है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। चाहे हवा में कहीं भी पॉइंट हो, 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना, मान लो कि ए इधर पॉइंट है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना तो 2 लेंथ के स्क्वायर का सम तीसरे लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी किधर है, उसको जानने की भी जरूरत नहीं है। बट तुम यहाँ पे इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, एक बार ए बी का स्क्वायर निकाल लिया,
एक बार बी सी का स्क्वायर निकाल लिया, बी सी का स्क्वायर क्या मिला हमें, ये, और एक बार सी ए का स्क्वायर निकाल लिया, ये मिल गया। अब हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस सी, किसी भी दो, ये नहीं है कि ए बी प्लस सी ए का होल स्क्वायर ही बी सी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमें एक पॉइंट नहीं पता है ना। ऐसे भी पॉइंट होगा, अगर मान लो कि ऐसे पॉइंट हुआ, यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तब तो ये ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसे पॉइंट हुआ, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तब उसके लिए क्या ट्रू हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी स्क्वायर के। अब मान लो कि ऐसा ट्रायंगल बन जाए तुमको, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो कि यहाँ पे सी मिल जाए, यहाँ पे ए मिल जाए, यहाँ पे बी मिल जाए, तो इस केस में क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी स्क्वायर के। देख लो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तीनों अलग अलग सिनेरियो है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर, किसी भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल मिलता है तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और नहीं मिल रहा है तो नहीं है। यहाँ पे हमने पहले का क्या निकाला, ए बी का स्क्वायर मिला 686, बी सी का क्या मिला हमें, बी सी का मिला 4571, और सी ए का क्या मिला 2709 स्क्वायर। अब कोई भी दो ले लो, पहले का क्या मिला है, ए बी स्क्वायर हमें मिला, ए बी स्क्वायर मिल गया हमें 686। उसके बाद पहले तुम तीनों लेंथ निकाल लो, ए बी बी सी स्क्वायर क्या मिला, बी सी स्क्वायर क्या मिला 4571, और सी ए स्क्वायर क्या मिला हमें 2709। अब तुम ये जो डेटा है ना, ये हमारे पास डेटा, ये डेटा ना ही इस रिलेशन में फिट आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ठीक है। किसी एक में फिट आ जाता ना तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। मान लो कि ऐसे आ जाता, ए सी या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये मान लो ट्रू हो जाता, तो ये जो बी है ना, बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाता, मतलब ये वाला सिनेरियो हो जाता, ये केस हो जाता, बी बन जाता राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस। अगर ये वाला ट्रू हो जाता तो ये जो सी है ना, सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाता, और ये ट्रू हो जाता तो फिर ए राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाए, जो कॉमन है ना पॉइंट ए, वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाता है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, सी, तो सी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाता है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो बी बन जाता राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स। बट ये वाला ये जो डेटा है हमारा, ये इस तीनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि दिस 3 पॉइंट्स डज नॉट कंस्टिट्यूट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझ में आना चाहिए, ये तीनों पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P such that PA square plus PB square is equals to 2K square where A and B are the point this and this। कुछ नहीं बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का इक्वेशन निकालो, मतलब P सेट ऑफ पॉइंट P निकालो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो P पॉइंट है उसको XYZ मान लेंगे। अब क्या होगा, PA स्क्वायर, P तो गिवन है, ये हमारा ये A है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हमारा B है, तो PA स्क्वायर क्या होगा, PA स्क्वायर ये हो जाएगा, PB स्क्वायर ये हो जाएगा, और उसके बाद 2K स्क्वायर, तो PA स्क्वायर ये PA स्क्वायर हो गया, PB स्क्वायर हो गया, 2K स्क्वायर के इक्वल कर दिया, तो ये हमारा PA स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक PA स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया PB स्क्वायर, इसको 2K स्क्वायर के इक्वल कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। अब ये देख लो एक्सरसाइज 12.2 करना खुद से, कोई डाउट होगा तो पूछना। ये क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस निकालना है पेयर ऑफ पॉइंट्स का, इसको कोलिनियर प्रूफ करना। अभी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन किया कोलिनियर वाला, सेम लॉजिक पे करना है। वेरीफाइड एट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वेरीफाई आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है तो क्या होगा, इसको ए मान लो, इसको पॉइंट को बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों लाइन सेगमेंट में से कोई दो लाइन सेगमेंट इक्वल होगा। आ रही बात समझ में,
ये बोल रहा है कि वेरीफाई करो, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो ये जो तीनों पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अभी बता दिया ऊपर, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये तीनों पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, 4 पॉइंट है ना। तो पैरेललोग्राम के लिए कैसे चेक करोगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जैसे हमने 2D में स्लोप पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन का, वैसे 3D में भी लाइन का स्लोप होता है, ठीक है, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर 3D में आप लाइन का स्लोप जानते होगे तो आप स्लोप से भी प्रूफ कर सकते हो कि ये AD और ये BC, इस दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होता है। ये CD और इस AB लाइन का स्लोप इक्वल होता है। बट अभी हमने 3D में स्लोप नहीं पढ़ा, अभी तो हमने 2D में स्लोप पढ़ा है ना। 2D में हम क्या जानते हैं, 2D में हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा। सेम लॉजिक पे अगर 3D में दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा। बट 3D में हमें स्लोप तो पढ़ा नहीं हमने। तो अब अगर हमें तब भी अगर इसे हमें वर्टिसेस प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम का, तो कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी, हम दिखा देंगे कि कोई भी दो अपोजिट साइड जो है उसका लेंथ इक्वल है। अगर हमने दिखा दिया AB और CD का लेंथ इक्वल है, AD और BC का लेंथ इक्वल है, तो पैरेललोग्राम हो गया। और नहीं इक्वल है तो नहीं हुआ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे फोर्थ में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या बोला, उन सारे पॉइंट का सेट निकालो जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे कि वो पॉइंट XYZ है। मान लिया कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, XYZ। इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया। तो फिर इक्वेशन क्या मिलेगा, PA इज इक्वल्स टू PB। PA इज इक्वल्स टू PB। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अब PA क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA स्क्वायर। और PB स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर प्लस z+1 होल स्क्वायर। हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, -2x। यहाँ क्या बचेगा, y-2 है तो क्या हो जाएगा -4y। और यहाँ क्या हो जाएगा -6z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या होगा +4 प्लस 9। यहाँ से क्या होगा -6x -4y और प्लस 2z प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो 9 4 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी इधर ले आओ तो 6x -2x हो जाएगा 4x। ये -4y कैंसिल। इसको इधर ले आओ तो -8z इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x -2z इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2z। आ गया आंसर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सेम लाइन पे सेक्शन फॉर्मूला है, इसका प्रूफ दे रखा है। यही सेक्शन फॉर्मूला है 2D में, 3D में। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, एग्जैक्टली सेम है जैसे 2D में हमने पढ़ा है ना, एग्जैक्टली सेम है 3D में। बस एक z कोऑर्डिनेट ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये किसके लिए, इंटरनल डिवीज़न के लिए। ये हमारा इंटरनल डिवीज़न के लिए, इंटरनल डिवीज़न के लिए। और ये वाला हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए। ये हमारा किसके लिए है, ठीक है। और अगर मान लो कि मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे 2D में मिड पॉइंट क्या होता था, A पॉइंट हमारा x1, y1 और B पॉइंट हमारा x2, y2 और M को बोला मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो है। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होता था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। और अगर मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट, अगर ये तो 2D के लिए हो गया, 3D में x1 y1 z1 और ये हो गया B x2 y2 z2 और ये हो गया हमारा M। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा,
x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम है, वही सब प्रूफ किया हुआ है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। पहले में तो बोला इंटरनली, फिर दूसरा बोला एक्सटर्नली। सेम लॉजिक है, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, फिर बोलोगे नहीं किया, सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या है, 1 - 2 3। एक पॉइंट इंटरनली बोल रहा है तो इंटरनल में कैसे लेंगे, इसको ले लिया 1, क्या है 1 - 2 3 3 4 - 5, 1 - 2 3 और 3 4 - 5। और किस रेशियो में है, 2:3। तो 2:3 इंटरनली है, तो 2 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, तो जो सी पॉइंट होगा वो 2 के क्लोज होगा और बी से क्या होगा, दूर होगा। तो ये हमारा जो डिस्टेंस ये 2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC/BC क्या हो जाएगा, 2/3। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऐसे लोगे 2 × 3, ऐसे क्रॉस करेंगे 2 × 3 प्लस 3 × प्लस क्यों आया, बिकॉज इंटरनल डिवीजन है, 3 × 1 अपॉन 2 + 3। फिर क्या होगा, 2 × 4, फिर क्या होगा 3 × -2 प्लस 3 × -2 अपॉन अगेन 2 + 3। ये तो एक्स वाई, ये तो 2D वाला हो गया। अब 3D में एक z भी आ जाएगा, 2 × -5 प्लस 3 × 3 3 × 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, ये 6 + 3 9/5, ये क्या हो जाएगा 8 - 6 2/5 और ये क्या हो जाएगा -10 + 9 -1/5। ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली भी डिवाइड करने के लिए बोला है, तो एक्सटर्नली क्या होगा, अब इसको देखो। एक्सटर्नली ऐसे हो जाएगा, 2:3 है ना, तो एक्सटर्नल में क्या होगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 - 2 3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 4 -5। और 2:3 है तो 2 छोटा है ना, तो इधर होगा सी पॉइंट, तभी तो इसको हम डिस्टेंस को 2 बोलेंगे और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस 3 हो जाएगा, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से बी तक जाएंगे, ये क्या होगा 2/3। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम लाइन पे, इसी में यहाँ पे प्लस जो है ना, इस प्लस की जगह माइनस कर दो, इस प्लस की जगह माइनस कर दो, इस प्लस की जगह माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 × 3, 2 × पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 × 3 माइनस, फिर क्या होगा 3 × 1 अपॉन 2 - 3, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर क्या लिखेंगे 2 × 4 माइनस, फिर क्या होगा 3 × -2 अपॉन 2 - 3, फिर क्या होगा 2 × -5, फिर क्या होगा 3 × 3, यहाँ माइनस 3 × 3 अपॉन, ठीक है 6 - 3 अपॉन -1, 8 + 6 अपॉन -1, -10 -9 अपॉन -1, तो क्या हो जाएगा 6 - 3 3 अपॉन -1 -3, 8 + 6 14, तो -14 -19, तो ये +19। ये आंसर हो गया, मतलब ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। इस केस में ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए भी, ये क्या बोलता है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बोले ना इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।